वाहन चालक शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से माइलेज कम हो रहा है। पर नॉर्मली तो आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस ईंधन के पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था चल रही होती है। कच्चे तेल का आयात, डॉलर में भुगतान, किसानों की फसल, सरकारी नीतियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां और अब एक नया सवाल, इथेनॉल। E20 पेट्रोल और एथेनॉल आज की तारीख में न सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बल्कि आम लोगों के लिए भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में बढ़ रही नाराजगी को मुद्दा बनाया है। कई वाहन चालक शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से माइलेज कम हो रहा है, परफॉर्मेंस खराब हो रही है और पुराने वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है। विपक्ष ने इन शिकायतों को सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान में बदल दिया। ऐसे में भारत में पेट्रोल भराने का मतलब अब सिर्फ पेट्रोल खरीदना नहीं रह गया है। नॉर्मली तो आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस ईंधन के पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था चल रही होती है। कच्चे तेल का आयात, डॉलर में भुगतान, किसानों की फसल, सरकारी नीतियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां और अब एक नया सवाल, इथेनॉल। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति भारत में तेजी से आगे बढ़ी है। E10 से E20 तक का सफर काफी कम समय में पूरा हुआ। E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार के लिए सिर्फ पेट्रोल में किसी दूसरे पदार्थ को मिलाने की कहानी नहीं है। इसके पीछे तर्क है कि भारत जितना कम कच्चा तेल आयात करेगा, उतने डॉलर देश से कम बाहर जाएंगे, किसानों के लिए बाजार बढ़ेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन यहीं से दूसरी बहस शुरू होती है। इथेनॉल के पेट्रोल में ब्लेंडिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या E20 से पुराने वाहनों के माइलेज और इंजन पर असर पड़ रहा है? क्या हर पेट्रोल वाहन E20 के लिए तैयार है? इथेनॉल से भारत ने वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा बचाई? क्या इथेनॉल का फायदा किसानों और अर्थव्यवस्था को मिल रहा है या इसकी कीमत उपभोक्ता और पर्यावरण चुका रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है, तब भारत को इथेनॉल पर इतना जोर क्यों देना चाहिए? क्या E20 और EV में से किसी एक को चुनना होगा या भारत को दोनों रास्तों पर एक साथ चलना होगा? यह एक बड़ी बहस है जो संसद से लेकर सड़क तक चल रही है, आम लोगों से सांसदों और मंत्रियों तक चल रही है। और इस पूरे बहस को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि भारत को इथेनॉल की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की गाड़ियों की आवाजाही का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की कीमतों पर निर्भर है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो भारत का आयात बिल बढ़ता है, डॉलर मजबूत हुआ तो तेल और महंगा हो जाता है, और किसी बड़े तेल उत्पादक देश में युद्ध या राजनीतिक संकट आया तो सप्लाई और कीमत दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यानी पेट्रोलियम भारत के लिए सिर्फ परिवहन का सवाल नहीं है, यह विदेशी मुद्रा, महंगाई और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। इथेनॉल इस निर्भरता को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन इसे कुछ हद तक कम करने का रास्ता जरूर देता है। E20 में पेट्रोल का एक हिस्सा इथेनॉल से आता है और यह इथेनॉल देश में ही तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अगर 2013-14 की बात करें तो उस समय पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत कम थी, लेकिन अगले एक दशक में यह तेजी से बढ़ी और भारत ने 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया। सरकार के मुताबिक 2014-15 से अब तक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचत हुई है और 300 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यानी सरकार का तर्क साफ है, अगर देश में बने इथेनॉल से पेट्रोल के कुछ हिस्से की जरूरत पूरी हो रही है तो उतनी मात्रा में कच्चा तेल आयात करने की जरूरत कम होती है, और जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होता है तो डॉलर की भी बचत होती है।
लेकिन इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है, और वो ये कि विदेशी मुद्रा की बचत से आम आदमी को क्या मिला। यहां सबसे स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर इथेनॉल से देश की विदेशी मुद्रा बच रही है, किसानों को बाजार मिल रहा है और क्रूड ऑयल का आयात कम हो रहा है, तो आम आदमी के लिए इसका फायदा क्या है? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ उसमें मौजूद इथेनॉल के आधार पर तय नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइस, रिफाइनिंग कॉस्ट, फ्रेट, टैक्सेस और कई दूसरे घटक इसकी कीमत तय करते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से पेट्रोल की कीमत सीधे उसी अनुपात में कम होनी चाहिए, लेकिन उपभोक्ता की चिंता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कंटेंट बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि समान मात्रा में इथेनॉल से पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है, और यही कारण है कि कुछ परिस्थितियों में E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है, और यही E20 की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। अब एक सबसे अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है, कि क्या E20 से पुराने वाहनों को नुकसान हो रहा है? सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में E20 को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कहीं कहा गया कि माइलेज बहुत ज्यादा गिर रही है, कहीं पुराने वाहनों के इंजन खराब होने की बात कही गई, कहीं यह दावा हुआ कि E20 से फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स पर असर पड़ सकता है। लेकिन इन सभी दावों को एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा। पहली बात, E20 की एनर्जी डेंसिटी जो है वो पेट्रोल से कम है, इसलिए फ्यूल इकोनॉमी में कुछ कमी संभव है। सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उपलब्ध परीक्षणों में E10 के मुकाबले E20 में फ्यूल एफिशिएंसी का प्रभाव सामान्य तौर पर कुछ प्रतिशत के स्तर पर बताया गया है। कुछ वाहन निर्माता कंपनियों ने भी लगभग 3 से 3.5% के एनर्जी कंटेंट डिफरेंस की बात भी कही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर गाड़ी की माइलेज 20 या 30% कम हो जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। फ्यूल की एनर्जी कंटेंट में कमी और व्हीकल माइलेज में उसी अनुपात की कमी एक ही चीज नहीं है। नई E20 कॉम्पेटिबल गाड़ियों में मैन्युफैक्चरर्स ने इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स और दूसरे तकनीकी बदलावों के जरिए इस प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। लेकिन पुराने वाहनों की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल भारत की सड़कों पर लाखों करोड़ों पुराने पेट्रोल व्हीकल्स हैं। इनमें से कई ऐसे समय में बनाए गए थे जब E20 फ्यूल स्टैंडर्ड में ही नहीं था। इसलिए सवाल यह है कि क्या उन वाहनों में लंबे समय तक E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कोई समस्या हो सकती है? यहां अब तक की जानकारी को लेकर बहुत सावधानी से निष्कर्ष निकालना जरूरी है। हालांकि यह कहना सही नहीं है कि E20 पेट्रोल डालते ही हर पुरानी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन यह कहना भी उतना ही गलत होगा कि पुराने वाहनों को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। फ्यूल कंपैटिबिलिटी, रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम, मटेरियल्स, कैलिब्रेशन और फ्यूल क्वालिटी जैसे मुद्दे पुराने व्हीकल में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए असली जरूरत डर फैलाने की नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी की है। उपभोक्ता को साफ साफ बताया जाना चाहिए कि उसकी गाड़ी किस इथेनॉल ब्लेंड के लिए सर्टिफाइड है। E20 को लेकर एक दूसरे चेहरे की भी बात हो रही है, और वो है किसान। दरअसल इथेनॉल की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कृषि की भी कहानी है। चूंकि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने से निकलने वाला मेलासिस, सुगरकेन जूस, मैजे और कुछ अन्य एग्रीकल्चर फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे किसानों के लिए एक नया मार्केट बनता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से किसानों को अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व मिलने का दावा किया गया है। यानी जिस फसल का इस्तेमाल पहले मुख्य रूप से फूड या दूसरे कृषि उत्पादों के लिए होता था, अब उसका एक हिस्सा एनर्जी इकोनॉमी से भी जुड़ रहा है, और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन यहीं एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर खेती का रुख
फूड से फ्यूल की तरफ ज्यादा तेजी से मुड़ गया तो क्या होगा? मान लीजिए किसी फसल को इथेनॉल इंडस्ट्री में बेचने से किसान को ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो स्वाभाविक रूप से उस फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहेगा। लेकिन भारत को सिर्फ पेट्रोल के लिए रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, भारत को दाल भी चाहिए, खाद्य तेल भी चाहिए, अनाज चाहिए, पशुओं के लिए चारा भी चाहिए, और इन सभी की मांग लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इथेनॉल पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद यह नहीं कि ज्यादा इथेनॉल कैसे बनाया जाए, बल्कि सवाल यह भी है कि इथेनॉल किससे बनाया जाए। और यही वो जगह है जहां इथेनॉल पॉलिसी और फूड सिक्योरिटी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है। अगर गन्ने या मक्के की मांग इथेनॉल के कारण बढ़ती है, तो इसके अलावा दूसरे क्रॉप्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो होता है और फूड सिक्योरिटी के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया है। मसलन भारत में पल्सेस यानी कि दाल और ऑयल सीड्स की जरूरत लगातार बनी हुई है। अगर कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा उन क्रॉप्स को हटकर इथेनॉल ओरिएंटेड क्रॉप्स की तरफ जाता है, तो देश को बाद में फूड इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। यानी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ, लेकिन किसी दूसरे मोर्चे पर इंपोर्ट बढ़ गया। इसलिए इथेनॉल पॉलिसी का भविष्य सिर्फ ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ाने में नहीं है, भविष्य इस बात में है कि हम नॉन फूड फीड स्टॉक्स को और एग्रीकल्चर वेस्ट से कितना इथेनॉल बना पाते हैं। और यही सेकंड जनरेशन इथेनॉल या 2G इथेनॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर धान की पराली, कृषि अवशेष और दूसरे वेस्ट से इथेनॉल तैयार किया जाए, तो फूड और फ्यूल के बीच टकराव कम किया जा सकता है। यानी आदर्श स्थिति यह होगी कि किसान की आय भी बढ़े, खेत की उत्पादकता भी बनी रहे और फूड सिक्योरिटी पर भी असर ना पड़े। अब यहां इथेनॉल के उत्पादन में पानी के खपत को लेकर भी सवाल उठे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मसला भी है। भारत में इथेनॉल की चर्चा करते समय एक और पहलू अक्सर पीछे छूट जाता है, और वो है पानी, खासकर शुगर केन। क्योंकि गन्ना कई इलाकों में वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ऐसे में अगर इथेनॉल की बढ़ती मांग शुगर केन प्रोडक्शन को और बढ़ावा देती है, तो वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए इथेनॉल की सफलता को सिर्फ लीटर में नहीं नापा जा सकता, हमें यह भी देखना होगा कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के पीछे कितनी जमीन, कितना पानी और कितने एग्रीकल्चर रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए। यानी ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी कीमत वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी चुकाए। इथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर एक चीज पर और चिंता जताई जा रही है, और वो है ऊर्जा की लगातार नुकसान की चिंता। जैसे कि मक्का सूरज की रोशनी को बायोमास में बदलने में बहुत कम दक्ष है, और मक्के का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनाज के रूप में मिलता है। इसके बाद उस अनाज को फर्मेट कर दिया जाता है और उसको डिस्टिल किया जाता है, जिसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है। फिर तैयार इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर कार के इंजन में जलाया जाता है, और कार का इंजन ईंधन में मौजूद ऊर्जा का केवल करीब 30% ही उपयोग कर पाता है। यानी पूरी प्रक्रिया में हर चरण पर ऊर्जा का नुकसान होता है। इथेनॉल पर चर्चा के बीच एक और चीज पर भी खूब बात हो रही है, और वो है ईवी के विकल्प की। सवाल उठ रहे हैं कि अगर इथेनॉल में इतनी सारी जटिलताएं हैं, तो भारत सीधे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि ईवी में पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, तेल आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, टेल पाइप एमिशन नहीं होते, और अगर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ज्यादा क्लीन बनाया जा सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना होगा, और वो ये कि ईवी भी कोई जादुई समाधान नहीं है। सबसे पहले तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे महंगी और महत्वपूर्ण चीज उसकी बैटरी है, और इसके लिए लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्राफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इन मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन कुछ देशों और कंपनियों पर काफी निर्भर है। इसलिए पेट्रोल डिपेंडेंसी को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हां, डिपेंडेंसी का रूप जरूर बदल जाएगा।
पहले हमें क्रूड ऑयल की जरूरत थी, भविष्य में ईवी के लिए बैटरी मिनरल्स और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती होगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। शहरों में चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, जगह जगह चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारत की मोबिलिटी इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे गांव भी हैं, छोटे शहर भी हैं, लंबी दूरी के कमर्शियल व्हीकल्स हैं, 3 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, और हर सेगमेंट के लिए ईवी ट्रांजिशन की गति अलग होगी। तीसरी चुनौती है इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि ईवी जितनी तेजी से बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की मांग भी बढ़ेगी। इसलिए ईवी ट्रांजिशन तभी वास्तव में क्लीन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी लगातार क्लीनर होती जाए। अब चूंकि चुनौती एथेनॉल को लेकर भी है और ईवी को लेकर भी है, ऐसे में सवाल है कि भारत के लिए असली रास्ता क्या है। तो भारत के लिए सबसे व्यवहारिक रास्ता शायद 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला, मौजूदा पेट्रोल फ्लीट। यहां E20 जैसी ब्लेंडिंग पॉलिसी इंपोर्टेड क्रूड की जरूरत को कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही व्हीकल कॉम्पैटिबिलिटी और कंज्यूमर अवेयरनेस बेहद जरूरी है। दूसरा, अगली पीढ़ी के व्हीकल्स। यहां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, हाइब्रिड्स और ज्यादा एफिशिएंट इंजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीसरा है लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन। इसके तहत ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को साथ लेकर चलना होगा। यानी भविष्य सिर्फ यह तय करने से नहीं बनेगा कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल है या 30%। भविष्य इस बात से तय होगा कि भारत की पूरी ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सिस्टम कितनी तेजी से फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम कर सकती है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर E20 की सबसे बड़ी सफलता क्या है और सबसे बड़ा खतरा क्या है। यहां हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा। बात पहले अगर हम सफलता की करें तो E20 की सबसे बड़ी सफलता यह है कि भारत ने इंपोर्टेड क्रूड के विकल्प के रूप में डोमेस्टिक एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को एनर्जी इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की है। विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किसानों के लिए बाजार बढ़ा है, देश में इथेनॉल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस नीति को सिर्फ ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ाने की दौड़ ना बना दिया जाए। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए फूड क्रॉप्स की जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ा, अगर पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बढ़े, अगर पुराने व्हीकल ओनर्स को पर्याप्त जानकारी नहीं मिली, या अगर उपभोक्ताओं को फ्यूल एफिशिएंसी और कंपैटिबिलिटी की वास्तविक तस्वीर नहीं बताई गई, तो पॉलिसी का लाभ विवादों में घिर सकता है। इसलिए अगला लक्ष्य सिर्फ E20 से आगे बढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि अगला लक्ष्य होना चाहिए बेटर इथेनॉल, बेटर व्हीकल्स, बेटर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन और सबसे अहम बात, बेटर एनर्जी प्लानिंग। कुल मिलाकर अब आखिर में इथेनॉल के नफा नुकसान के बीच यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या भारत को इथेनॉल पर आगे बढ़ना चाहिए। अब अधिक इथेनॉल मिलाने के समर्थकों का कहना है कि हालिया खाड़ी संघर्ष, जो खाड़ी युद्ध हुए थे, उसने साबित कर दिया है कि भारत को आयातित यानी इंपोर्टेड तेल पर अपनी निर्भरता खत्म करनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ब्रेंट क्रूड की कीमत अभी $79 प्रति बैरल है, जो एनडीए सरकार के सत्ता में आने के समय करीब $115 प्रति बैरल थी। भारत के सामने फिलहाल 1973 और 1974 जैसा कोई बड़ा तेल संकट भी नहीं है, जिसने उस समय ब्राजील को इथेनॉल क्रांति की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया था। कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आती है, उसके हिसाब से भारत को E20 नीति को अचानक खत्म नहीं करना चाहिए। मौजूदा निवेश, किसानों के हित और ऑटोमोबाइल तकनीक को देखते हुए धीरे धीरे बदलाव करना बेहतर होगा। E20 को फिलहाल एक अंतरिम नीति के तौर पर जारी रखा जा सकता है, यह महज एक सुझाव कह सकते हैं, लेकिन अंतरिम नीतियां अक्सर अस्थायी बन जाती हैं। इसलिए इथेनॉल के इस्तेमाल को लगातार बढ़ाने के लालच से बचना चाहिए।